Hello everyone present here. My name is Umra Haider. I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of this class. As we all know that beginning of something is very exciting. तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इन आवर इंग्लिश कोर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक्स। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको पता है इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी नेसेसरी इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब में इंग्लिश ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है, आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं बेसिक्स की, तो बेसिक्स में सबसे पहले टॉपिक आता है हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स इन इंग्लिश। सबसे बेसिक टॉपिक हमारा यही होता है। अब जैसे देखें यहाँ पर इन आवर इंग्लिश our sentence usually operate using subject, verb, then object. हम जब भी कोई सेंटेंस देखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं, as we all know, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है एक सब्जेक्ट में, उसके बाद ही एक सेंटेंस में, उसके बाद ही हमारे सेंटेंस का पैटर्न बनता है। और हमारे सेंटेंस का पैटर्न इन तीनों सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर ही बनता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को। अगर हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को देखें, इट परफॉर्म्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है वो एक सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं काम के करने वाला, जो काम करे उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आयशा ईट्स पिज़्ज़ा। इन दिस सेंटेंस आयशा इज अ सब्जेक्ट बिकॉज शी इज द वन ईटिंग द पिज़्ज़ा। जो आयशा है इस एग्जाम्पल में वो सब्जेक्ट है, क्योंकि आयशा ही है वो जो पिज़्ज़ा को खाने का काम कर रही है। उसके बाद हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या है? इट इज अ वर्ड दैट यूजुअली इंडिकेट्स सम टाइप ऑफ एक्शन। हम सबको पता है वर्ब इज एन एक्शन। तो वर्ब एक वर्ड है, इट इज अ वर्ड दैट यूजुअली इंडिकेट्स सम टाइप ऑफ एक्शन। कोई काम है, कोई काम होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड इंग्लिश नॉवल। इसमें जो रीड है वो है वर्ब, क्योंकि रीड क्या है? एक एक्शन है, पढ़ने का काम। तो इसलिए हमने कहा रीड इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द वर्ब। जो ऑब्जेक्ट है हमारा हमेशा वर्ब के बाद आता है और जिस पर काम किया जाता है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, काम करता है, वर्ब काम होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा इज एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इस पर काम किया जा रहा है, और आयशा जो है वो सब्जेक्ट है, वो काम कर रही है। और क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, इसलिए ईट्स वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेक्स और रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। हम इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का एक्शन रिसीव करता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली एक्शन रिसीव नहीं करता, वो इनडायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है। किस तरह से? जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, आई मेक बिरयानी। यहाँ पर जो बिरयानी है वो ऑब्जेक्ट है। बिरयानी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली काम हो रहा है, बिरयानी पर काम हो रहा है। किस तरह से? आई मेक बिरयानी, मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट काम हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं इट इज a sentence of direct
ऑब्जेक्ट और वी कैन से इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट टेल्स अस टू होम और फॉर होम एन एक्शन इज डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें ये बताता है कि किसके लिए काम हो रहा है। जैसे कि मतलब उसमें कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट काम नहीं करता, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली काम करता है। अब देखें यहाँ पर जो एग्जांपल, शी कट्स द पिज्जा फॉर अनम। यहाँ पर देखें शी सब्जेक्ट है, कट्स वर्ब है, द पिज्जा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अनम यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी कट्स द पिज्जा, यहाँ पर जो पिज्जा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि डायरेक्ट पिज्जा पर काम हो रहा है, पिज्जा कट किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? अनम के लिए। यहाँ पर जो अनम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस इनडायरेक्टली काम किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, यानी कि अनम पर, तो इसलिए हम अनम को कहेंगे कि अनम एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बेसिक्स में फिर आता है हमारा फ्रेज, कि फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स that expresses a single idea but do not form a complete sentence। फ्रेज में हमारी चार चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है कि फ्रेज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स होगा। उसके बाद आता है कि इट एक्सप्रेसेस सिंगल आइडिया। उसके बाद आता है डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। एंड देन फोर्थ नंबर पर क्या आता है? अ फ्रेज इज नेवर अ फुल सेंटेंस ऑन दिस ऑन। सबसे पहले फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स होता है, जिसे आप जानते हैं। उसके बाद वो एक्सप्रेस करता है, वो हमें देता है, बताता है एक सिंगल आइडिया। उसके बाद जो फ्रेज होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। कंप्लीट सेंटेंस कैसे नहीं होता? क्योंकि एक सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो फ्रेज होता है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। दैट्स वाई हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रेज जो होता है कभी भी फुल सेंटेंस नहीं हो सकता, ना ही वो फुल कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है, ना ही वो कंप्लीट थॉट दे सकता है। इसलिए फ्रेज इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटेंस। अब आपको एग्जांपल दूंगी। ऑन द वॉल, ऑन द वॉल जो है एक फ्रेज है। ऑन द वॉल फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैं, ये एक सिंगल आइडिया दे रहा है, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए ये फ्रेज है। ठीक है, अगर ये हमें कंप्लीट सेंस देता तो ये किस तरह लिखा जाता? द केट इज ऑन द वॉल, ये इस तरह लिखा जाता। फ्रेज कंप्लीट सेंस किस तरह नहीं देता? अगर मैं कहूँ ऑन द वॉल, अंडर द टेबल, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ऑन द वॉल क्या है? ऑन द वॉल, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि अगला इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर जब मैं कहूँगी द केट इज ऑन द वॉल, एक बिल्ली दीवार पर है, तो फिर आप लोग समझ जाएंगे कि यस आई एम टॉकिंग अबाउट द कैट जो दीवार पर बैठी है। तो आप फिर समझ जाएंगे कि अच्छा इस आपके कहने का मतलब ये है। लेकिन जब मैं कहूँगी ऑन द वॉल तो उसमें आप नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? a group of words which has subject verb combination। जैसे कि इन आवर डेमो क्लास मैंने आपको बताया था क्लॉज क्या होता है। क्लॉज भी फ्रेज और सेंटेंस की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी मतलब जरूरी होता है। बिना सब्जेक्ट या बिना वर्ब के हमारा क्लॉज नहीं बनता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, तो यहाँ पर जो ही है वो सब्जेक्ट है और जो प्लेस है वो वर्ब है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ क्लॉज। उसके बाद हमारा आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस और इंफॉर्मेशन। सेंटेंस भी हमारा फ्रेज और क्लॉज की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। दैट्स व्हाई सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेज एंड क्लॉज। अब देखें, हमें इन तीनों का
फ़र्क कैसे मालूम हो। फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेज जो है वो हमें सिंगल आइडिया दे रहा है, लेकिन वो फुल सेंटेंस नहीं है। क्लॉज जो है वो हमें कभी कंप्लीट सेंस देता है, कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखेंगे तो वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को देखेंगे तो वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। लेकिन जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस एनी हाउ हमें कंप्लीट मीनिंग देगा। तो ये फ़र्क है इन तीनों में। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर today's class. We'll see you tomorrow. Thank you.